बीजेपी का छोड़कर सिर्फ शिवसेना को टारगेट करना है, कांग्रेस को टारगेट करना है, ये गलत है। करना है तो सबका करो। देखो, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, ना कोई पार्टी से रिलेटेड हो, मुझे किसी से लेन देन नहीं। जितने भी सांसद है, जितने भी एमएलए हैं, सबकी ईडी इंक्वायरी करे, ये मैं चाहूँगा और गवर्नमेंट से अप्लाई वही करूँगा मैं। संजय राउत जी का बोल रहे थे जो स्कैम, 83 लाख रुपए सिर्फ उनमें ट्रांसफर होता है, लेकिन 900 करोड़ रुपया किसको इसको ट्रांसफर हुआ वो तो नहीं बता रहे। सिर्फ एक धागा पकड़ रहे हैं आप, जिनके अकाउंट में किरीट सोमैया के अकाउंट में गया है, बाकी बीजेपी के लीडर के अकाउंट में गया है। सर, प्रकाश मेहता का 2200 करोड़ रुपए का घोटाला भूल गए, लेकिन बीजेपी वाले उसका तो नामो निशान गायब है। प्रदीप भाई, आप जितनी बात कर रहे हैं उसकी जानकारी है आपको? ऑथेंटिक लेना, आओ केस करो ना मुझ पर सर। मैं तो बोल रहा ना, 1 बाय 1 आ जाओ, मेरे पास सब सबूत है, टोटली है, सबकी कंप्लेंट्स है। सर, प्रकाश मेहता का गृह निर्माण जो मंत्री थे, आज जितेंद्र आव्हाड के पास चार्ज है, वो क्यों उनको हटाया गया था? मतलब ये 8वीं फेल और 10वीं फेल जो नेता है, उनको आज IAS और IPS सैल्यूट मारते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। प्रदीप भाई, सीधा पहला सवाल, संजय राउत को भी ईडी की नोटिस मिल गई, क्या कहेंगे? सर देखिए, पिछले 2 साल से ईडी का ये संजय राउत जी के ऊपर जो चालू है, DHFL कंपनी जो विरार में उनका प्रोजेक्ट था, उससे रिलेटेड एक 83 लाख रुपीस का व्यवहार है उनके पत्नी के नाम का। उनके भाई जो है प्रवीण राउत, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र जो हुआ था, उसमें से कुछ अमाउंट इनके पत्नी के अकाउंट में गए थे, उसमें से 55 लाख रुपीस का क्लेरिफिकेशन उन्होंने दिया है। लेकिन जानबूझकर ये, ठीक है, जो भी व्यवहार है, देखिए, जो दोषी है उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप अगर देखेंगे, पिछले 8 साल में कम से कम 3500 रेड ईडी की हुई, सिर्फ शिवसेना, NCP, कांग्रेस, सपा, इन लोगों के नेताओं के ऊपर। लेकिन बीजेपी का एक भी एमएलए हो गया, सर यहाँ मीरा भाईंदर की बात करेंगे तो ऐसे कम से कम यहाँ पे 25 नगर सेवक है जिनका मेरा ईडी का खुद का कंप्लेंट है, जिनकी प्रॉपर्टीज 50-50 करोड़ रुपए के ऊपर की है। सर, संजय राउत आज खासदार है, सांसद है, 83 लाख रुपीस का व्यवहार से उनका है। मीरा भाईंदर के कम से कम ऐसे 45 से 55 मेरा तकरार दाखिल है ईडी में ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आज तक कोई सुनवाई नहीं। मीरा भाईंदर का ही नहीं, महाराष्ट्र में जितने भी ऐसे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, एकनाथ खड़से हो गए जो अभी राष्ट्रवादी में आ गए, वो भी अभी MLC लिया है, उनको भी मिला है। बीजेपी का छोड़कर सिर्फ शिवसेना को टारगेट करना है, कांग्रेस को टारगेट करना है, ये गलत है। करना है तो सबका करो। देखो, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी का कोई पार्टी से रिलेटेड हो, मुझे किसी से लेन देन नहीं। जितने भी सांसद है, जितने भी एमएलए हैं, सबकी ईडी इंक्वायरी करे, ये मैं चाहूँगा और गवर्नमेंट से अप्लाई वही करूँगा मैं। बीजेपी में भ्रष्टाचार ही नहीं है, अगर भ्रष्ट एमएलए नहीं है तभी तो उनको ईडी की नोटिस नहीं जा रही है। बात तो यही है ना। अगर देखिए, ईडी जैसी संस्था जो है अगर नोटिस दे रही है और शिवसेना को दे रही है, NCP को दे रही है, समाजवादी पार्टी को दे रही है, अलग अलग पार्टी की, जैसा आपने कहा करीबन 3500 कार्रवाई हुई है, तो बीजेपी में ऐसे भ्रष्टाचार नेता नहीं है और बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रही है। इसका मतलब तो यही है ना। सर, कैसा है मालूम है कि जिसकी सत्ता रहती है ना सर, वो ईडी का, CBI का, रॉ का, हर तरह से, हर एंगल से यूज़ करना चाहता है। मेरा आज भी पब्लिक को उतना ही कहना है कि ये सत्ता का खेल है, सिर्फ परसेंटेज के लिए, पैसों के लिए। आज जितने भी टेंडर निकलते, जो सत्ता में रहते हैं, उसी को उसका परसेंटेज बाय स्लीपिंग पार्टनर होकर उनको मिलता है। मेरा तो ऐसा है कि शिवसेना के जितने भी एमएलए हैं, सबको जेल में डालो, कांग्रेस की भी है, सबको जेल में डालो, राष्ट्रवादी, सबको जेल में तो डाल दो ना एटलीस्ट। सिर्फ आप बोलो मत कि करेंगे करेंगे, करो एटलीस्ट। तो क्या है, आपकी एक बार सत्ता बढ़ जाए तो हम लोग के जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, बाकी जो टैक्सेशन चालू है, कम से कम डेली का रूटीन तो चालू हम लोग के, सबको जेल में डालो। मेरी तो यही डिमांड है। अहम सवाल, जिन लोगों के ऊपर ईडी का नोटिस है, अगर उन लोगों ने भाजपा को समर्थन दे दिया है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई अब रुक जाएगी? सर, राष्ट्रवादी के, आज बीजेपी के जितने बोल रहे हैं ना 106 एमएलए हैं, उसमें से 25 से 35 एमएलए तो राष्ट्रवादी के, जिनको ईडी का नोटिस आ चुका था, उनको वही धमकाकर उनको प्रवेश करवाया और वो आज बीजेपी के एमएलए बनकर आज बैठे हुए हैं। तो मतलब अभी परसों दहीसर में जो शिवसेना का ये हुआ था, मीटिंग्स हुआ था, उसमें खुद संजय राउत जी ने बोला था कि ये वॉशिंग मशीन है। खुद उन्होंने प्रताप सरनाई जी का जिक्र किया था कि वो बोले कि मैं दिल्ली गया, वहाँ पे मुझे फडणवीस मिले, अमित शाह भी मिले और वहाँ पे मेरा अभी ईडी का काम ख़त्म हो गया करके। मतलब ऐसा है ना सर कि जिसको भी ईडी का जितना भी नोटिस मिला है, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इनसे मीटिंग होने के बाद में ईडी खत्म हो जाती है सर। तो ये ईडी मतलब ही बीजेपी है सर, डायरेक्टली। क्या बीजेपी के पहले ईडी जैसी संस्था नहीं थी क्या? सर थी ना, लेकिन किसी ने इसका नाम नहीं सुना था ना। नहीं, नाम सुना था, लेकिन कैसा था सर, तभी वो टाइम पे इतना पर्सनल अटैक। सर वो गलती तो कांग्रेस की है ना। कांग्रेस का तो कैसा था रोल
खाओ जियो और जीने दो, खाओ और हमें भी खाने दो, ये रूल था तभी। अबे आज वो भुगत रहा है, ये कांग्रेस की गलती थी। सबको आज जैसे फ्लोर टेस्ट होती है ना, वैसे फ्लोर टेस्ट सबके बैलेंस शीट लेके आओ, ईडी को साथ में बिठाओ, सामने सामने 1 by 1 हो ना। बीजेपी वाले बोले, कांग्रेस वाले बोले, राष्ट्रवादी बोले, शिवसेना बोले, चारों पार्टी को साथ में लाओ, सबका बैलेंस शीट चेक हो, सबके अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर बोल रहे थे आप, संजय राउत जी का बोल रहे थे जो स्कैम, 83 लाख रुपए सिर्फ उनमें ट्रांसफर होता है, लेकिन 900 करोड़ रुपए किसको इसको ट्रांसफर हुआ वो तो नहीं बता रहे। सिर्फ एक धागा पकड़ रहे हैं आप, जिनके अकाउंट में किरीट सोमैया के अकाउंट में गया है, बाकी बीजेपी के लीडर के अकाउंट में गया है। सर प्रकाश मेहता का 2200 करोड़ रुपए का घोटाला भूल गए, लेकिन बीजेपी वाले उसका तो नामो निशान गायब है। प्रदीप भाई, आप जितनी बात कर रहे हैं उसकी जानकारी है आपको? ऑथेंटिक लेना, आओ केस करो ना मुझ पर सर। मैं तो बोल रहा ना 1 by 1 आ जाओ, मेरे पास सब सबूत है, टोटली है, सबकी कंप्लेंट्स है। सर प्रकाश मेहता का गृह निर्माण जो मंत्री थे, आज जितेंद्र आव्हाड के पास चार्ज है, वो क्यों उनको हटाया गया था? ये सब TDR, ये सब पब्लिक को नहीं मालूम है। इस पे FSI क्या होता है, TDR क्या होता है, टेंडर का परसेंटेज क्या होता है, मन नहीं मालूम है। इसके लिए लोगों को सिर्फ लगता है कि 83 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन बड़ा ट्रांजैक्शन है, लेकिन सर 900 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, उसका डिटेल भी तो दो ना। चलिए, अगर सरकार किसी तरह से तोड़ जोड़ करके बन जाती है तो जितने भी MLA जो बागी MLA हैं, अगर समझो उनका शिवसेना से संबंध नहीं रहता है, अभी समझो हर इलाके में 50,000 लाख वोट होते हैं, उसमें से हर किसी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 100% जो MLA होंगे वो जहाँ जाएंगे उसी को लोग मानेंगे। उसमें भी तो विरोध करने वाले होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कट्टर शिव सैनिक होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उद्धव साहब के साथ जाना चाह रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिंदे साहब को पसंद करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो वहाँ के MLA को पसंद करते होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको पब्लिक को फेस करना मुश्किल नहीं होगा अब अगर ऐसा होता है तो? सर यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ आपको भी, और मैं जितने पिछले 10 सालों से सर ये पब्लिक अवेयरनेस ही करता हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हो और उसका आइडियोलॉजी को मानते हो, तो आपका नेता करता है क्या तो उसको सवाल करो। सर हम लोग पानी नहीं आता सर, वॉचमैन को गाली देते हैं, आप कॉर्पोरेटर को गाली दो, MLA को गाली दो, सांसद को गाली दो। हॉस्पिटल में अगर गलत इंजेक्शन से कितने सारे डेथ होते हैं, तो लेकिन वो हॉस्पिटल तोड़ के मतलब नहीं है ना। आप सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे सर, इसके बारे में ये करो। ठीक है, वो अगर पब्लिक में जाते हैं तो जो आज उनको लीड मिल रही है 50-50 हज़ार वोट से अगर जो चुन के आते हैं सर, वो लीड नहीं रहेगी। और आखिर में सर कैसा है कि पब्लिक अभी तक सोई हुई है, वो इलेक्शन के टाइम पे जो झूठे वादे हैं उसी के बहकावे में आते हैं। मैं नौकरी दूंगा, मैं खाना रख देते हैं, पैसा बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, उसके ऊपर तो चल रहा है ना सर। यूपी में भी वही हुआ ना सर, लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटी, मोटरसाइकिल बांटी, इसी के ऊपर, इसी के लिए तो वहाँ का ही चुनाव ये होता है। ठीक है, ये मुंबई है, बहुत सारे ऐसे जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे तो सर यही होता है ना कि डायरेक्टली हर सोसाइटी को एक ये दिया जाता है, पैकेज दिया जाता है कि आपके सोसाइटी का ये काम मैं करके दूंगा। इसी के ऊपर तो MLA जीतते हैं ना सर। मतलब ये 8वीं फेल और 10वीं फेल जो नेता है उनको आज IAS और IPS सैल्यूट मारते हैं, तो ये शर्म की बात है। मैं एक चीज़ और सोच रहा था और रियल में ये मेरी सोच आई है। मैं ये कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बहुत सारे MLA MP जिनकी स्टडी पूरी नहीं हुई है, कोई 5वीं है, कोई 10वीं है, कोई 8वीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कैपेबल नहीं है, वो उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये जब खुद इतने कम पढ़े हुए हैं तो ये IAS को गाइड कैसे करते होंगे? IAS इनको गाइड करते होंगे या IAS को ये गाइड करते होंगे? इनके पास अपना कोई मतलब देखो, एजुकेशन से ही सारा नॉलेज आता है। बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं तब जाकर के नॉलेज आता है, तब जाकर के आप डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी एक चीज़ कंपलसरी कर देना चाहिए, जैसे नौकरी में कर दिया गया है कि आप ग्रेजुएशन होगे तो ये करोगे। वैसे पॉलिटिकल लीडर की भी कम से कम स्टडी के मामले में कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ? सर तो ये तो जाहिर बात है सर, सोचना ही चाहिए ना हर एक को कि भाई उनका एजुकेशन देखो। पहली बात तो आज मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया और मैंने पढ़ने की तभी मेरी भी कैपेबिलिटी नहीं थी तभी सर। मैं 10वीं से जॉब कर रहा था, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना मैंने। तो ये ज़रूरी करना चाहिए कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो लोगों को तो एटलीस्ट दिल्ली में भेजना चाहिए, और एटलीस्ट 12th HSC पास होता है उनको MLA के लिए करना चाहिए, और कम से कम 10वीं कॉर्पोरेशन के लिए 10वीं तो करना चाहिए क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने।